सो हेलो फ्रेंड्स, हो गाइस, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और जितने भी पास्ट पेपर हुए हैं आप लोगों के ओसीएम के, चाहे वो जुलाई अटेम्प्ट के हो या फिर आप लोगों के मार्च अटेम्प्ट के हो, फैब के हो, सारे पेपर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, ताकि आप लोगों के 20 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाए। कितने मार्क्स सर? 20 मार्क्स। ओके, डोंट वरी, थोड़ी स्पीड रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। ये रिवीजन लेक्चर में मैं सारे के सारे करवा रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर हम देखा जाए, आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। थोड़ा ध्यान देना, री राइट द सेंटेंस बोला, इसका मतलब आपको क्वेश्चन भी लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, उनके फिलिंग द ब्लैंक्स में वो ऑप्शन आपको जो भी रहेगा करेक्ट वाला वो लिखना है। बात समझ में? सिर्फ आंसर लिख के नहीं आना है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला, डैश वॉज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए आपको ना दो चीजें, एक है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और एक है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, ओके, मॉडर्न मैनेजमेंट, उसे किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। बट बच्चे यहाँ पे हमें बोला फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए भैया हेनरी फ्योल तो नहीं है, ओके, फिलिप कोटलर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो किसने दिया था सर? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर थे जो उन्होंने रिगार्डेड किया था, मतलब कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। किसे बोला जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस। बोलिए इसका क्या आंसर रहेगा? बोल रहा बताए वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके लिए बोल रहा है हर चीज के लिए एक प्लेस होनी चाहिए और हर चीज अपने प्लेस पे होनी चाहिए। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? क्या प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन? नो रे बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? नो बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 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 याद रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब कि हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी ही जगह पे होनी चाहिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर है उन लोग को जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो कितने लोगों से मिलना चाहिए? क्या बहुत सारे सुपीरियर से मिलना चाहिए? अगर सबसे मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, को कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम करे किसका नहीं करे, राइट? क्या ऑल सुपीरियर से? नहीं रे बच्चा, सारे के सारे सुपीरियर से मिलना नहीं, एक ही सुपीरियर, वन सुपीरियर इसका आंसर रहेगा। एक ही सुपीरियर से काम मिलेगा तो अच्छा रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, एक ही जन का काम करके देगा, अच्छे से करके देगा। नेक्स्ट बोला, स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। देखिए टॉप लेवल से नीचे की तरफ आने के लिए बोल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं, क्या करेंगे भैया? ऑथोरिटी जाती है टॉप लेवल से नीचे की तरफ, समझ में आया? ओके, ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, याद रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है, टेलर रिकमेंडेड टोटल कितने डैश फोर मैन टू कंट्रोल द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेलर ने कितने रिकमेंड किए थे मेरे प्यारे बच्चों? टोटल उन्होंने रिकमेंड किया था 8 फोरमैन। कितने? 8 फोरमैन। हम लोग ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, मतलब कि जब मैंने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को बताया। प्लीज एक बार देख लीजिए, कंपलसरी कंपलसरी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, एक बार खाली ये देख लीजिए फटाफट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैच द कॉलम पक्का कंपलसरी 5 मार्क्स का मैच द कॉलम भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला बोला है हेनरी फ्योल। चलिए हेनरी फ्योल मेरे प्यारे बच्चों बताओ, हेनरी फ्योल अब भी हमने पढ़ा था, हेनरी फ्योल जो थे पूरे ऑप्शन देखिए इसमें से क्या है सर? हेनरी फ्योल को हम बोला जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? मॉडर्न मैनेजमेंट। तो फर्स्ट एक आंसर होगा 10th वाला, सबसे लास्ट में जो है दिख रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बताइए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है एक हेड और एक प्लान होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान में जाना चाहिए। ऐसा कुछ है? हाँ सर, वन हेड वन प्लान। तो सर ये हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ऑप्शन आपके पास ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस थी जो हमने एकदम बेसिक लेक्चर में, जब भी हमने एकदम स्टार्टिंग लेक्चर बता रहे थे वहां पे बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है। तो ये आंसर हो गया आपका सी वाला। समझ में आया क्या? बोलो हाँ सर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बताइए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? आपके पास ऑप्शन ये। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए 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 सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जिसने दिया था वो थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये हो गया डी का आंसर। ओके, लास्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने फोरमैन होने चाहिए? सर 8। ये हो गया ई वाला। एक बार देख के लो, एक बार देख के लो फटाफट, इतना देख के लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कम से कम 1 या 2 नंबर का तो यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1 to 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको यही 10 में से देखने को मिल जाएंगे। देख लो एक बार फटाफट देख लो। उसके बाद हम लोग करेंगे वन वर्ड पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वन वर्ड पे जाएंगे। ओके फटाफट देखो। चलो चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब हम लोग करेंगे सी वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है सी वाला भी। देखिए वन वर्ड बोला है, फ्रेज बोला है, टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला? द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई
एज वेल एज मशीन वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। बोल रहा है कि बताइए वो कौन सी स्टडी है जिसमें हम मूवमेंट करवाते हैं एम्प्लॉय का एज वेल एज मशीन का। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था सर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं, मूवमेंट करवाएंगे किसका, एम्प्लॉय का, यहाँ से वहाँ भेजते हैं, मशीन को यहाँ से वहाँ भेजते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी। तो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा मोशन स्टडी। क्या होगा, मोशन स्टडी। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। बोल रहा बताइए वो कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग तो दिख रहा ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग करते टाइम किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम काम देते हैं तो उसको देखते कि भैया ये टाइम पे इतना काम होना चाहिए उसके, ओके उसके लिए हमने जो इस टेक्निक यूज किया उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी। भैया एक टास्क हम आपको दे देंगे और बोलेंगे ये टास्क इतने ही टाइम में होना चाहिए, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आपने ये काम कितने टाइम में किया, तो इसके लिए जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। क्या रहेगा आंसर, सर टाइम स्टडी। नेक्स्ट बोल रहा है बताइए वो कौन सी स्टडी है, स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, सारी की सारी एक्टिविटीज। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं वर्क स्टडी। दिखा यहाँ पे स्टडी का नाम दिया तो कौन से होगा, वर्क स्टडी, जिसके अंदर सारी वेरियस एक्टिविटीज पूरी की पूरी एक्टिविटीज आ जाती है। टाइम स्टडी भी आ जाता है, मोशन स्टडी भी आ जाता है, फटीग स्टडी भी आती है, सारी चीजें आ जाती है। तो ये आंसर होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों आपका वर्क स्टडी। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बोल रहा है द प्रिंसिपल विच इज डील विथ टू डू वर्क विद द इनोवेटिव वे। बोल रहा बोल 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 सर ये आपने सिखाया था सर, हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ ओके मैनेजमेंट के अंदर था। बताइए जहाँ पे हम लोग कुछ इनोवेशन मतलब कि यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब कुछ नया करने की सोचते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे इनोवेटिव वे के तरीके से, तो बताओ वो कौन सा प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन या फिर इनिशिएटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट बोल रहा है, अब भी हमने ये वाला देखा था द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अब भी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हमारा था ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिखा हर चीज के लिए अपनी एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी ही जगह पे होनी चाहिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। चलो क्या यहां तक के हमारे सी हो गए। चलो डी वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सर डी वाले में क्या बोला है, सर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बोला था। फटाफट इसको देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए क्या बोल रहा है देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। बोलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल इन नेचर, यस हर जगह पे एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यस ट्रू है, ये पहला आंसर तो ट्रू है। बोल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट सिचुएशन, यस सब जगह पे मैनेजमेंट है, हर जगह पे मैनेजमेंट है। आप घर में भी मैनेजमेंट करते हो, आप कॉलेज के लिए भी मैनेजमेंट करते हो, आप जहां जाते हो घूमने के लिए वहां पे भी मैनेजमेंट करते हो, बट सबका अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे वही बोला है ना भैया, ये अप्लाई तो किया जाता है डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन में, यस सब जगह पे अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से किया जाता है। वड़ा पाव वाला अपने अलग तरीके से मैनेजमेंट करेगा, वही पिज्जा बर्गर वाला अपना अलग तरीके से मैनेज करेगा। तो सब जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है कि नहीं किया जाता, किया जाता है। आंसर इज ट्रू, यस। ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, नो प्यारे बच्चों 14 के 14 प्रिंसिपल सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ये तो बोल रहा है सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये तो गलत है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, फॉल्स रहेगा। आगे बोला हेनरी फ्योल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, नो बच्चा हेनरी फ्योल ने तो कोई टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बताया ही नहीं था, वो तो एफडब्ल्यू टेलर ने बताया था, ये तो फॉल्स है। एफडब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्या 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर ने बनाया था, नो बच्चा ये हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ये भी फॉल्स। समझ में आ गया। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। अब भी ऊपर की तरफ हम लोग ने एक ऑब्जेक्टिव देखा था, जितने भी मेंबर मतलब कि हर एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में ना उनको जो ऑर्डर रिसीव होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से ही मिलना चाहिए। तो ये आंसर ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू है। समझ में आया। अगर 2 4 5 लोगों से उसे ऑर्डर मिलेगा बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम करना है किसका काम नहीं करना है। समझ में आया। तो गाइस इसी के साथ हमने ट्रू फॉल्स भी कर लिया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए है ऑड वन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑड वन। बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बताइए इसके अंदर कौन सा हमारे लिए ऑड वन है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए आधे लोग को तो पहचान में आ गया सबके सामने प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, तो भैया ये एक हो गए। जो एकदम अलग दिख रहा है वो है मोशन स्टडी, राइट। तो मोशन स्टडी इसका आंसर है। ओके मोशन स्टडी तो आंसर है, बट मोशन स्टडी क्या है सर, ये है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है। बाकी के 3 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट है। बात समझ में, मैं आपको रीजन भी देते जाऊंगा क्या क्या है। ओके डोंट वरी। ओके ये क्या है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पॉइंट है, और बाकी के 3 किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, फटीग स्टडी,
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी एंड मोशन स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ इसमें से सर देखिए बाकी के 3 में स्टडी लिखा हुआ है, इसमें स्टडी नहीं लिखा, तो ये आंसर रहेगा जो सबसे अलता बलता दिख रहा है। बट इसका भी रीजन बता देता हूँ सर, ये किसका है सर, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट है ये वाला, और बाकी की 3 क्या है मैंने अभी बताया, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट है। सो गाइज इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आंसर इन 1 सेंटेंस में अभी नहीं करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये उतना आपके एग्जाम में आता नहीं, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं जी वाला। ओके, डोंट वरी, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लेना वहां से। ओके, ऑलरेडी मैंने जब लॉन्ग आंसर्स करवाए हैं इस चैप्टर के, तो उसके अंदर के पॉइंट है, यूनिट ऑफ कमांड क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। ओके, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये भी पॉइंट है। ओके, डिफरेंशियल बेज रेट भी मैंने आप लोगों को सिखाया, तो ये पूरा का पूरा मैंने लॉन्ग आंसर्स में सिखा के रखा है, तो आप वहां से पढ़ना, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, थोड़ी स्पीड रहेगी यहाँ पे। ओके, चलिए, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। थोड़ा ध्यान देना, री राइट द सेंटेंस मतलब आपको पूरा सेंटेंस भी लिखना है। बोल रहा है सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। बोलो, अगर बताओ ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर जिसकी जॉब सिक्योर रहेगी वो एडवर्स इफेक्ट करेगा क्या उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे? नहीं रे बच्चा, उसको फिर टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये तो गलत है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी रहती है ना, तो भैया एडवर्स इफेक्ट करेगा उसके एफिशिएंसी, क्योंकि उसको पता है भैया मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ काम करूँ। समझ में आया? फिर वो एफिशिएंसी के साथ काम ही नहीं करेगा, उसको पता है कभी भी मेरे को निकाल सकते। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? इनसिक्योरिटी। ये बात सबको समझ में आया? चलो, नेक्स्ट बोला स्प्लिट द क्रॉप्स मींस डिवीजन इज स्ट्रेंथ। स्प्लिट द क्रॉप का मतलब होता है टीम वर्क, तो यहाँ पे बोला जाता है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। एकता में ही शक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे बोलता है डिवीजन में शक्ति है, नहीं बच्चा, यहाँ पे एकता आएगा, यूनिटी। ओके, क्या आएगा? यूनिटी आएगा। ये बात सबको समझा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबॉर्डिनेट। नो बच्चा, सबॉर्डिनेट तो नहीं होगा, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है एम्प्लॉय, एक ही एम्प्लॉय से उसे मिलेगा। अरे खुद एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय से ऑर्डर रिसीव करेगा, नहीं बच्चा, सुपीरियर से करना है उसको, सुपीरियर। क्या रहेगा? सुपीरियर। तो इसका आंसर रहेगा सुपीरियर, ये याद रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। नो बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर एंड ऑथोरिटी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बांट देते। सेंट्रलाइजेशन होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, पावर एंड ऑथोरिटी सिर्फ एक पर्सन के पास होता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन लिखा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने पावर एंड ऑथोरिटी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिया है, तो ये तो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सेंट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन। लास्ट बोल रहा है मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट कंडीशन। मुझे बताओ, मैनेजमेंट के टेक्निक्स जो है वो अप्लाई होते हैं डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। नो बच्चा, अभी हमने पढ़ा था, ओके, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, प्रिंसिपल्स आएंगे इसके अंदर, ना कि टेक्निक्स। ये याद रहेगा सर, प्रिंसिपल्स। क्या मेरे प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए? आंसर इज यस गाइस, हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए। आप पिछले जितने भी पेपर हुए देख लेना, 2 से 3 नंबर का इसी में से आया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स। डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट भी कराऊंगा, डोंट वरी, सारी चीज करेंगे, टर्म्स एंड कंसेप्ट भी करेंगे, केस स्टडी भी करेंगे। बट पहले मेरा अभी का मकसद है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा के 20 मार्क्स डन करना, देन उसके बाद टर्म्स एंड कंसेप्ट, उसके बाद केस स्टडी, उसके बाद डिस्टिंग्विश। आज का टारगेट वही रहेगा अपना, डोंट वरी, सारी चीज होगी, डोंट वरी। फटाफट करते हैं। अब सर हम भागते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चलो बच्चा, चैप्टर नंबर 2 का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट के क्या कार्य है। चलो आ गए चैप्टर नंबर 2 में। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद डैश फंक्शन। बताइए मैनेजमेंट के फंक्शन किससे स्टार्ट होते हैं? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है सर, प्लानिंग। इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है सर आपको। सर इसका आंसर होगा प्लानिंग। ये बात सबको समझ में दिख रहा है ना? ओके, चलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विद, बताइए किस पे एंड होता है सर? कंट्रोलिंग पे एंड होता है। ओके, डैश सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बताइए क्या हम सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए? अरे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को प्लानिंग पहले सेट करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए, प्लानिंग। समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। बताइए कौन सा मैनेजमेंट जो है प्लान बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? किसके द्वारा प्लान बनाया जाता है? मिडिल लेवल, लोअर लेवल या टॉप लेवल? जो सबसे ऊपर बैठे रहते हैं ना टॉप लेवल पे, वो प्लान बनाते हैं, ये याद रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टॉप लेवल आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट द टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। इंपॉर्टेंट है, डाल के रखना है। ओके, आ सकता है। बोल रहा है डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। बताइए वो कौन सा फंक्शन है जो सपोर्ट करता है एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय? उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आएंगे, स्टाफिंग लिख के आएंगे। इसका आंसर स्टाफिंग नहीं होगा, डायरेक्टिंग आएगा। जो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सपोर्ट करता है एक्टिवेट द प्लान को विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय के द्वारा। समझ में आया? डैश इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान
एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्टिंग ही बोलते हैं। डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है प्लान को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ मिला के, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। ओके, एक ही डायरेक्शन में हमें जाना होता है। ओके, डैश इज अरेंजेस द वर्क इन अ सच वे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रेज। बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर ना मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़े बिगड़े नहीं होने चाहिए, एकदम मिनिमम। तो भैया लोगों के बीच में तालमेल अच्छा बना रहेगा ना तो झगड़े नहीं होंगे। तो तालमेल वाला फंक्शन कौन सा था, मैंने बताया था सर, कोऑर्डिनेशन फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लोगों के बीच में क्या किया जाता है, तालमेल बैठाया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है आपका आ गया मैच द पेयर। मैच द पेयर में आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। मैच द पेयर देखिए, सबसे पहला क्या लिखा है, प्लानिंग। अब आपके पास ऑप्शन है, बहुत लोगों को प्लानिंग का मीनिंग समझा होगा, प्लानिंग का मीनिंग सबको आता रहेगा, तो देख लीजिए इसमें से प्लानिंग का मीनिंग कौन सा है उसमें से। सर प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हुज टू डू इट। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट का आंसर जो होगा वो थर्ड वाला होगा, ये ए हो गया। ओके, थर्ड वाला आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। सर ऑर्गेनाइजिंग ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिसाइड द वे, हम लोग डिसाइड करते वे एंड मीन्स, ताकि हम अचीव कर सके जो हमने प्लान किया है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, ये होगा हमारा बी पार्ट, ये याद रखना। समझ में आया, डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव द व्हाट हैज बीन प्लान। ओके, थर्ड है स्टाफिंग फंक्शन का क्या काम है, बताइए सर स्टाफिंग फंक्शन का काम क्या है, बोलो सर। स्टाफिंग फंक्शन का काम होता है, यहाँ पे हमें रिक्रूट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, प्लेस करना रहता है, रेम्यूनरेटिंग करना रहता है। तो ये हमारा हो गया सी वाला पार्ट। स्टाफिंग फंक्शन का काम यही है, ऑलरेडी हम लोग ने एकदम बेसिक लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया तभी बताया था। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जो होता है बंदा, वो क्या करता है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये आपके लिए फोर्थ बन जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया तालमेल लोगों के बीच में बनाना है। ओके, सिंक्रोनाइजेशन लाना, इंटीग्रेशन लाना, लोगों को मिलजुल के काम करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। देखो ये वाला सेकंड वाला पॉइंट दिख रहा है, तो सर ये वाला पॉइंट ई बन जाएगा। क्या आपको ये भी समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं वन वर्ड। चलिए वन वर्ड में आ जाइए। ओके, सबसे पहला क्या बोला, द राइट पर्सन एट द जॉब विद द राइट पे। बताइए ये कौन सा फंक्शन हमें बोलता है, राइट पर्सन को राइट जॉब और राइट पे करना। तो ये हमें बताता है स्टाफिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन सर, स्टाफिंग फंक्शन। इसका आंसर होगा स्टाफिंग फंक्शन। क्या होगा, स्टाफिंग फंक्शन। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा, अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स एम्प्लॉय इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बताइए वो पर्सन कौन है जो करेक्ट पाथ दिखाता है, गाइड करता है। जो गाइड करता है उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का बंदा है जो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सर प्लानिंग, ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया था। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सर कंट्रोलिंग, राइट। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होता है, किसका पार्ट है सर। सर ये प्लानिंग के डेफिनेशन में और मीनिंग में ही हमने पढ़ा था, राइट। तो ये तो प्लानिंग का ही पॉइंट है। ओके, ये क्या है, प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं प्लानिंग लेवल पे। द टर्म दैट इज यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ही तो बच्चा स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा जहाँ पे हम ये सब सारी चीजों को लेके आके करने वाले, बस उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड पीपल। बताओ इसको क्या बोलेंगे सर। सर वो प्रोसेस जो किया जाता है उस प्रोसेस का नाम बोला जाता है स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन में ये सारी चीजें करते हैं, यस। आगे बोला द प्रोसेस दैट लीड्स द एम्प्लॉय टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बताइए एट्थ वाले का आंसर क्या रहेगा, बताइए द प्रोसेस। बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जो एम्प्लॉय के द्वारा लीड किया जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। भैया ये कौन दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, कौन दिखाता है सर, डायरेक्टिंग फंक्शन हमें बताता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, डायरेक्टिंग फंक्शन। इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट ऑफ वर्क प्लेस। बताइए ओके, इंक्रीज द टीम स्पिरिट, लोगों के बीच में तालमेल होना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। ये कौन सा फंक्शन बताता है सर, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन बताता है हमको। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन टीम स्पिरिट रहने के लिए बोलता है, एक साथ मिलजुल के रहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल बोल रहा है, बताइए इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ये है कंट्रोलिंग फंक्शन, जो कि एकदम बेसिक लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंट्रोलिंग के बताया था। ओके, कंट्रोलिंग फंक्शन हमें ये बताता है कि हम जहाँ पे अपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किए रहते हैं, फिर एक्चुअल को देखते हैं, एक्चुअल कितना हुआ, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो ये कौन करता है, कंट्रोलिंग फंक्शन। सो गाइस इसी के साथ ये 10 हमारे वन वर्ड भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ये वाले देखते हैं। सबसे पहला बोला है एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। मेरे प्यारे बच्चों हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे बेस्ड है प्लानिंग पे। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो आगे के कोई भी फंक्शन काम नहीं करेंगे। तो ये तो बोल रहा है कि भैया नॉट बेस्ड बोल रहा है, मतलब ये गलत बोल रहा है भैया, गलत है, आप गलत हो भैया, फॉल्स हो। समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है
स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। यस, अगर आप स्पेशलाइजेशन एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब कि कोई पर्सन है जिस उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, अगर आपने उसको वो काम दिया तो बताइए उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। सही बात है ये ट्रू। क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, अगर आपके पास क्वालिफाइड एफिशिएंट स्किल वर्कर लोग हैं भैया, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वरदान साबित होंगे, असेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सही है, ट्रू है। कॉपरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। मेरे प्यारे बच्चों, गलत, ये तो गलत है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है गलत है ये। ओके, समझ में आ गया क्या? बोल रहा है कॉपरेशन इज नॉट नेसेसरी। भैया कॉपरेशन की बहुत जरूरी है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ रखना है आपके फंक्शन को, तो कॉपरेशन, लोगों के बीच में तालमेल अच्छे से बनाओ, लोगों के बीच में ओके टीम स्पिरिट के साथ काम करोगे तो आगे जाओगे ना। बोल रहा है कि यहाँ पे नॉट नेसेसरी, नहीं बच्चा ये गलत है, ये तो फॉल्स है। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक द इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क। यस, कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्प करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। यस, ट्रू है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट बोला स्टैंडर्ड आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अब भी इधर बताया स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, इधर बोला नॉट सेट किया जाता है। मेरे गलत है ये भाई, गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑड वन बोल रहा है। ओके, ऑड वन जो सबसे अलग है उसको हटा दो भाई। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है भैया। राइटिंग ये हमको एकदम अतरंगी दिख रहा है, इसको हटा दीजिए, ये रहेगा। सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग, बताइए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? इसके अंदर आएगा कोऑर्डिनेटिंग। क्या आएगा? कोऑर्डिनेटिंग। बच्चा कोऑर्डिनेटिंग जो है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट है। ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, और बाकी के तीनों जो है ना ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो स्टाफिंग फंक्शन है ना उसके अंदर के पार्ट है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। सबसे पहला बोला है ओके, द टास्क ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर इज नोन एज, इसी को तो मैनेजमेंट बोला जाता है बच्चे। कितने बार हमने 11th में भी पढ़ा है। ओके, मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, तो ये मैनेजमेंट हो गया। द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विथ प्लानिंग। मेरे प्यारे बच्चों ये मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजर नहीं रहेगा, स्टार्ट विथ प्लानिंग। समझ में आया? नेक्स्ट बोला द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट एक्शन। बताइए कौन सा फंक्शन? सर डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो इनिशिएट एक्शन लेता है। अभी ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर एक पढ़ के आया था, रिक्रूटमेंट आर डन अंडर द स्टाफिंग फंक्शन। ये किसके अंदर होता है? स्टाफिंग फंक्शन के अंदर होता है। ओके, आगे बोला डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ना, प्लानिंग सबसे पहला है, फंडामेंटल है। नेक्स्ट बोला डैश इंटीग्रेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटी फॉर अचीविंग द कॉमन गोल फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इंटीग्रेट वर्ड दिया, थोड़ा इंटीग्रेट इनका मतलब होता है लोगों को एकत्रित करना, एक मिलजुल के काम कराना। बताइए कौन सा फंक्शन बोलता है? सर ये बोलता है कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। लिखा, समझ के भी लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बोल रहा है इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर कंट्रोलिंग इज द लास्ट। ओके, अब बोला सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो होता है वो आज करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, ना तो पास्ट के लिए करते हैं, ना प्रेजेंट के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो आंसर तो फ्यूचर होगा बच्चा। नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। बताइए डायरेक्टिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी किसकी? मेरे प्यारे बच्चों मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल लेवल, जो जितने भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो हर लेवल पे जो मैनेजर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट बोला क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एंड, अब भी हमने पढ़ा था असेट है ये ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस एक बाकी है यहाँ पे, थोड़े से और बाकी है, फटाफट कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा बड़ा चैप्टर था, देख लेते हैं। ओके कोई बात नहीं, फटाफट करना है, डोंट वरी। नेक्स्ट बोल रहा है अ फैक्टर, दिखा रहा है, करेक्ट द अंडरलाइन द वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बोल रहा है फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, बोलो फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो क्या हमेशा फिक्स रहता है क्या? नो बच्चा, ये चेंज होते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ओके, इसका आंसर होगा चेंज्ड। ओके, चेंज मतलब चेंजिंग जो भी है। ओके, क्या होते रहते हैं? चेंजिंग। ओके, स्टाफिंग इज अ कंसर्न विद द मशीन्स। नो बच्चा, स्टाफिंग जो होता है ह्यूमन लोगों के द्वारा कराया जाता है, मशीन्स के द्वारा नहीं। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। नो बच्चा, इसे हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग में हम करते हैं, किसमें करते हैं? कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन हेल्प द मैक्सिमाइज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। नहीं बच्चा, कोऑर्डिनेशन की वजह से लोग मिलजुल के काम करेंगे तो मैक्सिमाइज, वेस्ट नहीं होगा, कम होगा, मिनिमाइज होगा। इसका आंसर मिनिमाइज होगा। कंट्रोलिंग मेजर द रिजिड टू सम एक्सटेंट। नो बच्चा, ये फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑर्डर में करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहला कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। तो बताइए सबसे पहला क्या रहेगा? सर प्लानिंग सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा, कंट्रोलिंग तीसरा। बात समझ में आ गया? यहाँ पे डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टाफिंग, तो सर सबसे पहला स्टाफिंग आता है, उसके बाद डायरेक्टिंग आता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग आता है, खत्म।
सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 के भी हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर दिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, अब थर्ड चैप्टर में भी सेम ऑब्जेक्टिव्स पहला है जिसमें एमसीक्यूज है। बोल रहा है द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डराइव फ्रॉम द डैश वर्ड एंटरप्रेन्योर। बताइए कहाँ से आया था सर ये एंटरप्रेन्योर वर्ड? सर फ्रेंच वर्ड है। एंटरप्रेन्योर मीन्स टू अंडरटेक। क्या रहता है बच्चे? अंडरटेक। ये एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो किसका इनिशिएटिव था? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। डैश इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट को रूरल एरियाज में लेके जाना बाय एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। किस लिए? ताकि हम लोगों को एग्रो टूरिज्म के बारे में बता सके। समझ में? एग्रो टूरिज्म इसका आंसर रहेगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग। ओके, हमारा ये जो मैच द कॉलम है, ये सबसे पहला गैप फिलिंग फंक्शन। बताइए गैप फिलिंग फंक्शन क्या है? सर ये एंटरप्रेन्योरशिप पहला पॉइंट है। ओके, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बताइए एंटरप्रेन्योर क्या? एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है। सर दूसरा का आंसर ये, मतलब कि ए बी है ना, एक मिनट, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ओके सर, बी हो गया सेल्फ मोटिवेटेड। एग्रो टूरिज्म बताइए सर, रूरल टूरिज्म, गांव में लेके जाते हैं अर्बन वाले लोगों को ताकि एग्रो टूरिज्म दिखाने के लिए। सर सी ये हो गया। टेक्नोलॉजी क्या है? सर ये लेटेस्ट नॉलेज है, टेक्नोलॉजी आई है। डी ये हो गया। स्टार्टअप इंडिया बताइए कभी हुआ था? सर ये हुआ था 2016 में, इसका आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं रीराइट। ओके, आगे क्या बोला देखिए, वन वर्ड में आंसर देना है आपको, वन वर्ड। ओके ओके, यहाँ पे अ वर्ड और फ्रेज, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। चलिए सबसे पहला बोला है एन अंडरटेकिंग और एडवेंचर इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क एंड रिक्वायरिंग इनोवेशन। ओके, बताइए जो हम लोग यहाँ पे बोल रहा है एन अंडरटेकिंग एंड एडवेंचर इन्वॉल्विंग जो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क जो रिक्वायरिंग इनोवेशन करते हैं, तो बताइए इसे क्या बोलते हैं ऐसे उसको? तो सर इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या एंटरप्रेन्योरशिप? क्या एक प्रोसेस है? क्या है? प्रोसेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप पहले का आंसर। अ फंक्शंस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बताइए क्या बोल रहा है? बताइए वो कौन सा फंक्शन है जिसमें हम कुछ नया करने की सोचते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उस फंक्शन को सर इनोवेशन बोला जाता है। इनोवेशन में हम कुछ नया करने की सोचते हैं, इनोवेशन। बोल रहा अ पर्सन हु इज एन इनोवेटर हु इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बताइए वो पर्सन का नाम ले रहा है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? जो इनोवेटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, याद रहेगा। द प्रोसेस ऑफ इनहैंसिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू द स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना? वही है, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ था बेसिक लेक्चर में जब हमने पढ़ाया था तभी। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोला द प्रोसेस दैट, बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जो मोटिवेट करता है पर्सन को इनटू एक्शन एंड इंड्यूस हिम टू कंटिन्यू द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। बताइए वो प्रोसेस का नाम बताया ही बच्चा, अब भी हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे भी मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे वही प्रोसेस बोल रहा है। बोल रहा है एन एम्प्लॉई हु हैज एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडियाज। बोल रहा बताइए वो कौन सा एम्प्लॉई है जिसको हम अथॉरिटी दे देते हैं। जैसे कि मैं ओनर हूँ, मैंने एक एम्प्लॉय को, अपने एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी दिया है, ओके, ताकि वो मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्रिएटिव आइडियाज से क्या कर रहा है? आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो बस उस एम्प्लॉय को मैं क्या बोलता हूँ? इंट्राप्रेनर। क्या बोलूँगा? इंट्राप्रेनर। मैं खुद इंटरप्रेनर हूँ, मैं ई वाला इंटरप्रेनर हूँ, मैं ओनर हूँ, वो मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसको बोला जा रहा है, वो एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेनर बोलेंगे। इंट्राप्रेनर आई से, उसको ई से नहीं, उसको आई से बोलेंगे, तो वो हो जाता है इंट्राप्रेनर, याद रहेगा। चलो ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ओके, एंड एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी रेडी टू वर्क हार्ड। मेरे प्यारे बच्चों ये तो गलत है भैया, वो हमेशा रेडी रहते वर्क हार्ड करने के लिए, ये फॉल्स है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला क्या बोला? एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक। यस, एग्रो टूरिज्म क्या करता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ट्रू। सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क, यस ट्रू है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। यस, एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक फुल टाइम जॉब है, वहां पे हम लोग देखते नहीं कब आना है कब जाना है भैया। ओके, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक करते हैं। बात समझ में आया? स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा, ये फॉल्स है। चलिए ऑड वन देखते हैं यहाँ पे, फटाफट ऑड वन देख ले। ओके, चलिए बोला है कम्युनिकेटर, इनोवेटर, सेल्फ स्टार्टर और इनएक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये तीनों के तीनों एक एंटरप्रेनर की खासियत है, उसकी क्वालिटीज है। उसके अंदर वो कम्युनिकेटर होते हैं बहुत अच्छे, इनोवेटर होते हैं, सेल्फ स्टार्टर होते हैं, ये तीनों उसकी क्वालिटी है। इनएक्टिव नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं, यही सबसे अलग दिख रहा है, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ट्रेकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग एंड इंडोर गेम। बाकी के बाकी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रेकिंग बाहर किया जाता है,
वाइल्ड लाइफ स्टडी भी बाहर किया जाता है, हॉर्स बैक राइडिंग भी, ये भी बाहर किया जाता है। ये इंडोर गेम है, ये घर के अंदर वाला गेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अकेला अलग है और बाकी के 3 बाहर वाले गेम है, आउटडोर गेम है। ओके, नेक्स्ट बोला इनोवेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। बताइए, ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा रहेगा ये चैप्टर तो आपको आता रहेगा। देखिए, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ये फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर के पॉइंट है, और ये लेक ऑफ कम्युनिकेशन कोई पॉइंट नहीं है, तो ये रहेगा आपके आंसर्स। ओके, ये याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बोला है, बोल रहा है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ, क्या करता है वो, बिजनेस स्टार्ट करता है। समझ में आ गया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन, बताइए स्टार्टअप इंडिया कभी लॉन्च हुआ था सर, 2016 में। ये बात सबको समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, जी वाला, मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोला है द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू एग्रीकल्चर फार्म में लेके जाने के लिए, तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, एग्रो टूरिज्म। पहले का आंसर ये रहेगा, आप ये वाला आंसर यहाँ पे लिख देना, समझ में, जिधर फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पे लिख देना एग्रो टूरिज्म। आगे बोला है एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ, एग्रो टूरिज्म किसका फॉर्म है सर, नीच टूरिज्म का, किसका, नीच टूरिज्म, तो सेकंड आंसर ये रहेगा। ओके, आगे बोला यहाँ पे टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर, जब आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हो प्रोडक्ट के अंदर तो उसको बोला जाता है इनोवेशन, कुछ नया लेके आ रहे हो, तो थर्ड वाला आंसर ये है, इसको इधर लिख देना। समझ में आ गया। ओके, लास्ट बोल रहा है अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ये यहाँ पे, ये फोर्थ। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अभी। ओके, यहाँ से बोला है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द सेंटेंस। चलिए ओके, जो अंडरलाइन है करना है आपको करेक्ट वर्ड, और री राइट करना, पूरे सेंटेंस को फिर से लिखना है। समझ में आया। आगे द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, नो बच्चा, एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से आया था सर, ये फ्रेंच से आया था। कहाँ से आया था सर, फ्रेंच। समझ में आ गया। एंटरप्रेन्योर ट्राई टू मेक होम अ बेटर प्लेस, नो बच्चा, मार्केट अ बेटर प्लेस, मार्केट होगा। समझ में। द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 7 ईयर्स होगा, ना कि 10 ईयर्स, ये 7 ईयर्स में आपको रीपे करना होता है। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 के भी हमने पूरे के पूरे कर लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। अब भागते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है। ओके, चैप्टर नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, डोर टू डोर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय डैश ट्रांसपोर्ट, बताइए कौन सा ट्रांसपोर्ट है। ओके, जो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है बच्चा, रोड ट्रांसपोर्ट। डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, बताइए सर वेयर हाउस क्रिएट जो टाइम यूटिलिटी, ऑलरेडी एकदम सिंपल है। बोल रहा डैश वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर पेरिसेबल कमोडिटी, पेरिसेबल कमोडिटीज के लिए बताइए कौन सा वेयर हाउस बहुत अच्छा रहता है सर, कोल्ड स्टोरेज। ऑब्वियसली बात है, जल्दी खराब होने वाली चीज को आप कहाँ पे रखोगे, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में। ओके, बोल रहा डैश पॉलिसी कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल वाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो भैया पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो होता है वो कवर किया जाता है, और जब तक आपकी वेसल एंकर से बंधी हुई है तो सारी रिस्क आपको, मतलब कि जो भी चीज़ होगा आपके जहाज को तो आपको मिल जाएगा, मगर जैसे वो एंकर से खुल जाएगी तो वहाँ से आपका रिस्क चालू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी होगा तो आपको मिलेगा नहीं कुछ। समझ में आ गया। तो पोर्ट रिस्क बोल रहा प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट अप्लीकेबल लाइफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, इंडिमिनिटी के प्रिंसिपल जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं अप्लीकेबल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी ऐसा बोलता है कि अगर जो चीज़ आपकी लॉस हो गई है वैसी चीज हम आपको लाके दे देंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी बोलता है। तो मुझे एक बात बताना, अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में बात करूं, अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो क्या उसके जैसा दूसरा इंसान ला सकते हो, नहीं। तो इंडिमिनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में अप्लीकेबल नहीं होता। ओके, बात करते हैं मैच द पेयर की। सबसे पहला बोला एयर ट्रांसपोर्ट, बताइए एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, बोलो सर। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो ये वाला ए आंसर हो गया। ओके, वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करता है सर, टाइम यूटिलिटी, अभी हमने पढ़ा, ये बी हो गया। ओके, मनी रेमिटेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सर, मनी रेमिटेंस जो है ये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, सी वाला। ओके ओके, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सर, इसके अंदर हम लोग पेट्रोलियम और गैस को लेके जाते हैं सर, डी ये हो गया। बिजनेस सर्विसेज क्या है सर, ये है इंटेंजिबल इन नेचर, ये ई हो गया। समझ में आ गया। ओके, अब आगे बात करते हैं, वन वर्ड में है सारी चीजें, देख लेते हैं वन वर्ड वाले। सबसे पहला बोला दीज वेयर हाउस आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोल रहा है बताइए कौन सा वेयर हाउस है जिसमें ओन मैनेज एंड कंट्रोल किसके द्वारा कराया जाता है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउस, क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट वेयर हाउस, याद रहेगा। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट वेयर हाउस, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज फैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू, ओके,
और एंटिटी टू अनदर, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या, हम आइडियाज, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, या एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी पे, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड वाला, अ रेल सिस्टम इन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेल ऑन और अ बीम, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोरेल। मोनोरेल क्या होती है, एक सिंगल रेल, मतलब एक बीम पे चलती है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोरेल, याद रहेगा। तो वो रेल सिस्टम को क्या बोला जाता है, मोनोरेल। नेक्स्ट बोल रहा है, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज टू कैरी पेट्रोलियम एंड गैसेस, अब भी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट, जो पेट्रोलियम एंड गैसेस लेके जाती है उसको बोलते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर होगा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। चलिए, अ मिनिस्ट्री हु लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री, तो बताइए जो सरफेस मतलब कि ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड वाली चीजें, तो उसको कौन देखता है, कौन सी मिनिस्ट्री, उसका मिनिस्ट्री का नाम क्या, सर उस मिनिस्ट्री को बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, याद रहेगा ये वाला भी। चलिए, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में देखिए, बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यस ट्रू है, बिजनेस सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाना है तो। नेक्स्ट बोल रहा है, करंट अकाउंट इज ओपन बाय द सैलरीड पर्सन, नो बच्चा, सैलरीड पर्सन नहीं, बिजनेस पर्सन होता है, ये फॉल्स है। एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, नहीं बच्चा, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको समझाने के लिए। ओके, ये सेंटेंस यहीं तक है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, एनईएफटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ये वर्ड नहीं लिखा था यहाँ पे, इसलिए ये गलत है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो बच्चा, ये तो कॉस्टली से बहुत महंगा है, चीपेस्ट सस्ता नहीं, फॉल्स। The internet is the global system to interconnected computer network that use the internet protocol should the link device the worldwide, yes true है, ये भी ट्रू है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द ऑड वन। चलिए ऑड वन में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड एक्सचेंज बैंक। देखिए सबके नाम के आगे कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव, ये तीन जो है ये कोऑपरेटिव बैंक के पार्ट है, और एक्सचेंज बैंक जो है वो टाइप्स ऑफ बैंक के पार्ट है। तो सबसे अलग कौन सा है, सर ये तीन एक हो गए, तो बचा कौन सा, एक्सचेंज बैंक। तो आपका आंसर होगा एक्सचेंज बैंक। नबार्ड, आरबीआई, सिडबी एंड एक्सिम। मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए, नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एक्सिम हो गया, तो ये जो है ये तीनों स्पेशलाइज्ड बैंक के पार्ट है, किसके, स्पेशलाइज्ड, और आरबीआई खुद एक टाइप्स ऑफ बैंक का पार्ट है। तो आरबीआई अलग है, बाकी तीनों किसके पार्ट है, सर स्पेशलाइज्ड बैंक के, तो आरबीआई आएगा। डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट एंड पार्सल। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दिख रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस में 4 टाइप है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा ताकि इससे आपको कंपेयर करने के लिए, मेल सर्विसेज है, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट एंड बिल मेल या फिर डायरेक्ट मेल जो होता है, वो तीनों के तीनों ये जो 3 है वो किसके, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस के पार्ट है। और जो बचा पार्सल है वो पार्सल किसका पार्ट है, सर मेल सर्विसेज का पार्ट है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, आंसर इज यस सर, तो इसका आंसर होगा पार्सल। अगर हम लोग आगे बात करें, देखिए यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला बोल रहा है एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी एंड ब्लैंकेट पॉलिसी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ये जो ब्लैंकेट पॉलिसी है ना, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस का पार्ट है, बाकी के तीनों किसके पार्ट है, सर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अब कुछ बचे हुए हैं, ये सब देखते हैं। द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, सेंटेंस को, ओके फ्रेंच वर्ड बताइए, फ्रेंच वर्ड में बैंक को क्या बोला जाता था, सर बैंक को बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सर बैंक को, याद रहेगा। डैश वेयर हाउस प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर पेरिसेबल कॉमोडिटी, पेरिसेबल कॉमोडिटी के लिए जो वेयर हाउस यूज करते हैं उसे बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। ओके, आगे बोला है डैश इन डैश पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। तो बताइए सर फ्लीट पॉलिसी में किया जाता है ये। ओके, आपके पास अलग अलग बहुत सारी सेवरल शिप्स है, बट आप एक ही ओनर हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी पॉलिसी ले लेते हैं, सर फ्लीट पॉलिसी ले लेते हैं। कौन सा, फ्लीट पॉलिसी। नेक्स्ट बोला डैश बैंकिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, तो उसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको बोला सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलिए तो सबसे पहला क्या है, ओके देखिए बोल रहा फंड ट्रांसफर ऑन रियल टाइम, तुरंत का तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोलते हैं आरटीजीएस। क्या बोलते हैं, आरटीजीएस। पहले का आंसर होगा आरटीजीएस। समझ में आया। ओके, दूसरा क्या बोला, लोन्स टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, है क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो सेकंड का आंसर जो होगा वो लॉन्ग टर्म लोन्स होगा। ओके, अकाउंट ऑपरेटेड बाय सैलरीड एंड बिजनेस बोथ,
ओके तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। ओके सर, ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो अकाउंट ऑपरेटेड बाय, चाहे सैलरीड पर्सन हो चाहे बिजनेस, दोनों के दोनों अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेंट्रल बैंक बताइए, सेंट्रल बैंक क्या सर, ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है इन द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर MSME। बताइए सर ये क्या रहेगा सर, सर ये रहेगा आपका सिडबी। सिडबी 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 है ना, यहाँ पे सिडबी देख लो। सिडबी क्या है, प्रिंसिपल दिख रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर MSMEs। ओके सो गाइस इसी के साथ कंप्लीट हो रहा है। नो अभी भी और भी है, चलो फटाफट देख लेते हैं ये वाला भी। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। बोल रहा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। नो बच्चा, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के लिए नहीं होता बच्चा, ये करंट अकाउंट होल्डर के लिए होता है। यहाँ पे आपको लिखना है करंट, अंडरलाइन करके लिख देना। नेक्स्ट, सर्विसेज आर टेंजिबल। नो बच्चा, ये इनटेंजिबल होता है। ओके, इंश्योरेंस हेल्प टू मैक्सिमाइज। नो बच्चा, मिनिमाइज, ताकि आपके रिस्क को कम करता है। द फॉरेन बैंक। नो बच्चा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RTGS स्टैंड फॉर रीजनेबल। नो बच्चा, रियल टाइम। अभी हमने देखा था रियल टाइम, ऊपर हमने बताया था। ओके रियल टाइम रहेगा इसका आंसर, क्या रहेगा, रियल टाइम। समझ में आया। अब बचा क्या सर, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो मुझे बताओ, क्लेम, एक्सीडेंट, टेकिंग द पॉलिसी, कंपनसेशन। सबसे पहले आप पॉलिसी लेते हो, आपका एक्सीडेंट होगा, आप क्लेम करोगे एंड देन उसके बाद आपको कंपनसेशन मिलेगा 4। समझ में आया। नेक्स्ट वाले में देखिए सर, यहाँ पे सेकंड, पहला था इनलैंड लेटर, उसके बाद आपको आया कुरियर एंड लास्ट में अब चलता है ईमेल। क्या ये बात सबको समझ में आया। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 तक के भी हमने कंप्लीट कर लिए।